अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। जनाब सुबह सवेरे ही मौसम इतना हसीन हो चुका है, इतना खुशगवार हो चुका है कि क्या ही कहने हैं। जनाब मौसम ने एकदम ही पलटा खाया है। कल से ही बताया जा रहा था कि जो नया स्पेल है मानसून का उसका आगाज़ हो जाएगा और बारिशें बरसने के चांसेस जो है वो भी बताए जा रहे थे, लेकिन आज सुबह ही जनाब मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। लाहौर में बादल खुल के बरस रहे हैं। इस वक्त भी बाहर खूब बारिश हो रही है, तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है और महकमा मौसमियात की तरफ से क्या बताया जाएगा इस हवाले से भी हमने आगाह करना है। लेकिन जनाब सुबह सवेरे इस मौसम में ना इतना खुशगवार मौसम था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ऑफिस आऊँ, क्योंकि ये मौसम होता है कि जब आप बाहर खाबे खाने जाते हैं, मज़े मज़े के नाश्ता करने जाएं, क्योंकि वीकेंड भी है और वीकेंड का मज़ा इसी तरह दुबाला होता है कि आप अपनी फैमिली को वक्त दें, उनके साथ बाहर मज़े के नाश्ता करने जाएं। लेकिन क्या करें, आपके साथ भी इंटरैक्ट करना बेहद ज़रूरी है। मामलाते ज़िंदगी के हवाले से आपको आगाह करना भी, आपसे मिलना भी बेहद ज़रूरी था, तो इसलिए ऑफिस भी आना पड़ा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आज का मेरा और आपका दिन बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हमारा शो भी लाइटेड नोट पर ही रहे। हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो भी इसी तरह के होंगे कि जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द उस पर रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। लाइटेड नोट पर आज का शो हम लेकर चलेंगे ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना ही डाला जाए, ताकि आपका जो वीकेंड है वो भी अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर पाएँ। लेकिन बाहर बारिश इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत से लोग इस वक्त उन्होंने इरादा किया होगा, प्लान किया होगा कि बाहर चलते हैं अपनी फैमिली के साथ, जाके अंदरून में जाएंगे या किसी और जगह किसी रेस्टोरेंट में जाके हम लोग नाश्ता करने जाते हैं। लेकिन इस बारिश में एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, आप इंजॉय करें, इंजॉय करना सबका हक है, आप बाहर निकले, बिकॉज पिछले काफ़ी दिनों से मौसम शिद्दत इख्तियार कर चुका था, बारिश बरस ही नहीं रही थी। तो बारिश बरसी है तो हम सबके चेहरे खिल उठे हैं और हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसको इंजॉय करें। लेकिन इंजॉय के साथ साथ एहतियात बरतना भी बेहद ज़रूरी है। मोटरसाइकिल पे जो हजरात इस वक्त अपने ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं या उन्होंने कहीं बाहर निकलना है तो वो तो इज्तनाब ही करें। और जो लोग इस वक्त इतनी सख्त बारिश में और इतनी तेज़ बारिश में अपनी ड्यूटी पर पहुँचे भी हैं ना जनाब, उनको भी हैट्स ऑफ। और उनको भी आज हम यही कहेंगे कि जनाब आपकी क्या ही बात है कि आप इतने सख्त मौसम में, जब सख्त गर्मी पड़ रही होती है तब भी ऑफिस में जाते हैं और जब इतनी हैवी रेन हो रही होती है तब भी ऑफिस में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए पहुँचते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो इस माशरे के लिए जनाब काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। दूसरा, आपने एहतियात करनी है कि बाहर निकलें, बारिश को एंजॉय करें, लेकिन काफ़ी जगहों पे खड्डे होते हैं, नहीं पता होता कि जहाँ वहाँ पे जो मेन होल्स होते हैं, मैनहोल्स होते हैं, उसके ऊपर ढक्कन नहीं मौजूद होता, तो आपने उसका भी ख्याल रखना है। बच्चों को बाहर जाने से जो है ना वो गुरेज करनी है, उनको बाहर नहीं भेजना है इस हैवी रेन में। ख़ास तौर पर अगर नहाना भी है, बच्चों का दिल करता है कि जनाब हम घर पे हैं, थोड़ी सी इंजॉय करें, हमने इसमें भीगना है, इसमें नहाना है, उनको छत पे भेज दें, अपने घरों की छत पे। बाहर गली में तो ख़ास तौर पर ना ही भेजें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज यूं ही मौसम रहने वाला है। मौसम के हवाले से मज़ीद भी आपको बात बताएंगे कि महकमा मौसमियात की तरफ से क्या पेशन गोई की जा रही है कि मौसम किस तरह का रहेगा, क्या वक्फे वक्फे से बारिश होती जाएगी या मूसलाधार बारिश आज बरसने के चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बाहर का मौसम बहुत खुशगवार है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि जनाब हमारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग अपनी ग़िज़ा पर और सेहत पर तवज्जो नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हो जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा मोटापे के शिकार लोगों का मुल्क है। और मोटापे को 100 बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है, जो कि वैलिड पॉइंट भी है। और एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा मोटापा इंसान की ज़िंदगी को 8 साल तक कम करके कई दहाइयों पर मुहीत
बीमारियों का बाइस भी बना सकता है। और इस मोटापे से छुटकारा हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब इस मोटापे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, सब यही सोच रहे होंगे और सबके दिमाग में यही सवाल आता है सबसे पहले कि इसके कई तरीके आप लोगों के पास होंगे भी और लोग आपको मशवरा भी देते होंगे। और एक ऐसे ही तरीके के हवाले से हमने आज बात करनी है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? बस जनाब आप यूँ समझ लें कि वक्फे से ना आप लोगों ने रोज़े रखने हैं। किस तरह रखने हैं इस हवाले से भी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें होता कुछ यूँ है कि जो शख्स अपने मोटापे से छुटकारा हासिल करना चाह रहा होता है वो दिन में लगातार 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है और डाइट प्लान को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं से इस तरह तरतीब दिया जाता है कि बहुत जल्दी इसकी जो तब्दीली है वो भी महसूस हो रही होती है। क्योंकि आजकल ये जो डाइटिंग का प्लान है ये बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस भी होता जा रहा है और हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जा रहा है। तो इस जदीद तरीक़ाकार पर अमल करने के फ़वाइद इस कदर ज़्यादा हैं कि इसे 2019 में वज़न में कमी लाने के रुझान में मददगार साबित होने पर एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जनाब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, किस तरह इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को जनाब इससे इज्तनाब करना चाहिए, इसके फ़वाइद हैं भी या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर समरा साबिर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर समरा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समरा ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और किस तरह की जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? जी, अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें तो आपने जैसे बताया कि 12 to 16 आवर्स का इसके अंदर फास्ट होता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल डाइट को पहले एक्सप्लेन करूं तो हमें ऐसी डाइट नो डाउट मतलब 12 से 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि आप लिक्विड का इंटेक कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ये डिफरेंट डाइटिशियंस, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब जैसे आप लेके चलना चाहते हो ना, आप उसको वैसे लेके चल सकते हैं। अब जो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करवाती हूँ, मैं ऐसे करवाती हूँ कि मैं पेशेंट को टोटली डैम्प नहीं कर देती। मैं कहती हूँ कि अच्छा वो बेचारी फास्टिंग पे रह के थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ऐसी ही डाइट्स का सुन के लोग भागते हैं। अच्छा 16 घंटे भूखा रहना है तो अच्छा जो डाइट प्लान होता है इसमें तो हम लोगों को सिर्फ आधी रोटी, एक कप चाय ये पीना पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे हर तरह की डाइट, कोई भी उसका मेथड है, सबसे पहले मैं डाइट को एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली डाइट क्या है, डाइटिंग क्या है। अच्छा, ठीक है। हमारे जो है सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इसका ये कॉन्सेप्ट है डाइटिंग इज इक्वल टू फास्टिंग। ठीक है। मतलब सुबह उठ के एक अंडा खा लिया, दोपहर में ग्रीन टी खा ली, रात को आधी रोटी। भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता कुछ भी। भाई डाइटिंग का मतलब सिर्फ परहेज है। ओके। आप सारा कुछ खा सकते हैं बट एक पोर्शन में रह के। हमारे यहाँ पे होता है रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दें, आप डाइटिंग पे हैं। अब हम लोगों को जिंदगी एक दफा मिलनी है, हम ये सारा कुछ छोड़ के कैसे हम कहेंगे भाई हम तो इस तरह करते हैं। लोग 2 महीने फिर डाइट करते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह खाते हैं, फिर कहते हैं फिर मैं मोटा हो गया, फिर सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे भी उसने सही नहीं करवाया। अब ये है कि जो मेरा शेड्यूल होता है, मैं सारा कुछ खिला के वेट कम करवाती हूँ। दिन में 8 मील्स, 7 to 8 मील्स आपने खाने हैं और उसके साथ आपने वेट कम करना है। अब ये है कि जो वो बैलेंस डाइट हो, वो इंटरमीडिएटिंग हो, वो जैसे कि आजकल क्रैश डाइट्स होती हैं और वाटर डाइट है, मैंगोज डाइट होती हैं, फ्रूट डाइट होती है। अब ये जो डिफरेंट डाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादातर हार्मफुल होती हैं। ओके, ठीक है। अब इस हार्मफुल डाइट्स को मैं अब ऐसे मेंटेन करती हूँ कि अगर पहले तो मेरी कोशिश होती है हर पेशेंट को एक बैलेंस डाइट करवाऊँ। ठीक है, लाइक वो सारा कुछ खाए और वेट कम करे। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें बताइए कि क्या होता है, मतलब कितनी विंडोज होती हैं उसमें खाने की? मतलब अगर 16 से 12 घंटे अगर हमने भूखा रहना है तो उसमें क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते? अगर हम लोग अब इंटरमीडिएटिंग की बात करें तो मैं इंटरमीडिएटिंग को भी टाइप ऑफ बैलेंस डाइट में लेके कन्वर्ट करती हूँ कि आपकी इंटरमीडिएटिंग भी हो जाए और आपकी बॉडी किसी चीज की डेफिशिएंट भी ना हो। अच्छा, ठीक है। अब देखो एक ऑलरेडी बंदा मेल नरिश्ड है, मोटापा हमेशा कमजोरी की अलामत होता है। सेहतमंद इंसान कभी मोटा नहीं होता। ठीक है। एक बंदे के अंदर पहले ही इतनी सारी डेफिशिएंसीज हैं, ऊपर से उसको हम ऐसी डाइट्स करवा रहे हैं, मजीद फास्टिंग करवा रहे हैं, मजीद ऐसी चीज़ करवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट फास्टिंग को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करते हुए करवाना। देखिए कुछ ऐसे होता है कि जो 16 आवर to 12 आवर की फास्टिंग होती है, इसके अंदर टोटल फास्ट होता है। ओके, ठीक है। लेकिन जो हमारा होता है, हम लोगों ने क्योंकि इसका थोरली स्टडी किया होता है तो हम लोग उसके अंदर लिक्विड्स को अलाउड कर देते हैं।
लाइक 0 कैलोरिक लिक्विड होते हैं, पानी हो गया, चाय होगी, ग्रीन टी हो गई, ऐसी चीजें आप अलाउ कर सकते हैं। कि अगर कोई बंदा बिल्कुल फास्टिंग नहीं कर सकता, उसको वो डायबिटीज का पेशेंट है, वो किसी और कोई और उसको इशू है, उसको हाइपरटेंशन है, लाइक कोई भी उसको इशू है, उसको कुछ दिल करता है, तो ये उसके अंदर लिक्विड इंटेक कर सकता है। मतलब और लिक्विड इंटेक में भी चाय है, ग्रीन टी है, पानी है, ठीक है, डिटॉक्स वाटर है। डिटॉक्स वाटर में ये होता है कि आपने डेली बेस पे एक जग लेना है या पानी वाली बॉटल, उसके अंदर एक पीस सिर्फ फ्रूट का ऐड कर देना है डेली बेस पे। वो कोई भी लाइक एक पीच, एक दिन में एक पीच का पीस ऐड कर दिया, नेक्स्ट पीस में 4 से 5 जो है अंगूर ऐड कर दिए। अच्छा। नेक्स्ट डे आपने सिर्फ 4 से 5 पत्ते पुदीने के। ये बहुत रॉन्ग कांसेप्ट है कि हम लोग खीरों से, टमाटर से भर लेते हैं बॉटल, तो वो आपको प्रॉपर थायराइड का इशू कर देते हैं। तो हमेशा थोड़ी चीज डालते हैं, वो आपको प्रॉपर डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, डेली बेस पे मैंगो और बनाना के अलावा आप कोई भी फ्रूट अंदर इंसर्ट करके आप उसको थोड़ा सा 12 घंटे उसको यूज कर सकते हो। लंगे हो जाती हैं, चिया सीड्स हो जाते हैं, ऐसे सीड्स का ये आपने ड्यूरिंग फास्टिंग इस चीज पे रहना है। तो इसमें कोई जूसेस वगैरह, कोई मिल्क शेक्स वगैरह यूज नहीं किए जा सकते? अब जो बाकी का जो टाइम है, जो बाकी रिमेनिंग आवर्स हैं, उनमें भी तो कुछ करना है ना। अब इसमें हम प्लेन वाटर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। ओके, लाइक 0 कैलोरीज। अब जो जूस होगा, शेक होगा, वो तो 0 कैलोरीज में नहीं आएगा ना, मैंने पहले आपको बताया। अब जो बाकी टाइम है उसमें भी ज्यादातर लिक्विड पे ही रहना है। लाइक हमारा मतलब सॉलिड कुछ नहीं खाना। सॉलिड आप खा सकते हो, इनकी 2-3 टाइप्स होती हैं। कुछ लोग सॉलिड बिल्कुल आपको बंद कर देते हैं, अच्छा, इंटरमीडिएटिंग पे, कुछ लोग आपका अलाउ कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम बैलेंस डाइट में रहते हुए इंटरमीडिएटिंग करेंगे। जो 12 to 16 आवर्स है, उसके अंदर हम अपना पानी का इंटेक जो है वो अच्छा कर लेंगे। मतलब कहा जाता है ना कि रात को 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं और सुबह 11 बजे के बाद आपने नाश्ता करना। हाँ। मतलब वो एक वक्फा आ जाता है 12 घंटे का या 11 घंटे का, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी वैसे ही हो जाती है। वो तो, लेकिन हम ये भी होता है कि आप सुबह तकरीबन रात के टाइम थोड़ा डिले कर लो, लाइक आप 8 बजे या 9 बजे तक अपना रात को खाना फिनिश करो। हाँ जी, फिर आप जितना डे टाइम में थोड़ा सा आगे टाइम करोगे ना, डेफिनेटली आप उठोगे, आप काम पे जाओगे, आपका वर्कआउट है, आपने बाहर जाना है, आपका ब्रेन वर्क करेगा। तो इसमें जो है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में, जो आप लोगों ने इतने सालों से जमा किया होता है, हमारा मोटापा, फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो यूज होता है। ओके, हम ये करते हैं ना कि हम अपना पहले वाला फैट को हम खत्म नहीं करते, हम ऊपर से फिर खाते हैं। तो जब हम लोग लाइक 2 बजे हम खाएं, 12 बजे खाएं, 11 बजे खाएं, तो जो उस टाइम में हमारा वर्क हो रहा होता है, वो जो ब्रेन फंक्शनिंग है, वो जो स्टोर्ड फैट है, वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर क्या खाएं? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो खाने वाली विंडो है उसमें हमें क्या खाना चाहिए? मतलब अगर नाश्ता करें इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हुए, तो नाश्ते में हमें क्या खाना है? बहुत से लोग कहते हैं कि 2 अंडे खा लें, साथ कॉफी पी लें या ग्रीन टी पी लें, फिर उसके बाद सैलेड खा लें, फिर मतलब क्या बैलेंस डाइट फिर किस तरह की होनी चाहिए? मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि कभी भी मील के साथ लिक्विड ना लें। अच्छा, वो ग्रीन टी है, वो मिल्क वाली टी है, वो कॉफी है। हाँ। आपके मील के साथ, अब बेशक आप 3 अंडे खा रहे हो, आपका वो मील है, ठीक है, उसके साथ आप 10-15 मिनट के वक्फे के साथ कोई भी चीज लें। ओके। अब इसमें हम अगर प्रॉपर एक प्लान की आप बात करें, मैं छोटा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि 3 अंडे की सफेदी, 2 अंडे की सफेदी मोर देन इनफ, ठीक है। साथ में आप 6 से 7 बादाम रात को भिगो के रखें। ओके, ठीक है, सुबह उठ के उसका जो है पील छिलका उतार लें। हाँ। और आप उसको खा लें, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा नाश्ता। अब आपने घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद आपने अपना मील बार बार खाना है। इसके साथ आपको लिक्विड की जो भी है क्रेविंग हो रही है, वो आप पीते रहो। जितना पानी पियोगे उतनी आपके अंदर से जो है ना स्टमक आपका क्लीन होगा, आपका लिवर क्लीन होगा। और इसके अंदर ये है कि आप लोग यहाँ पे आप इस ड्यूरेशन में जो 6-7 आवर्स है, इसके अंदर आप लोग फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादा करना है, ठीक है। और हमेशा फ्रेश, हमारे ये बहुत कंसेप्ट है कि भाई जूस हो या शेक हो, बहुत गाढ़ा होना चाहिए, है ना। चीनी भी उसमें डालनी है, चीनी तो हाँ। वो शुगर इज अनदर थिंग। अभी मैं जस्ट उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा करके पीते हैं, जबकि ये गलत है। हम लोग को बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में पीना है, पतला सा करके जूस। अगर आपने सपोज के पीच का बनाया है, तो 1 पीच इनफ है 2 ग्लास के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप हल्की से शुगर भी ऐड कर लो तो कोई मसला नहीं है। जब आप फ्रूट ज्यादा ऐड कर लेते हो, फिर शुगर भी ऐड कर लेते हो, तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है, वो फिर हम लोग को वो डायबिटीज क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप लोग डाइल्यूटेड फॉर्म में जूस पिए, फ्रेश पिए, जैसे कि पालक के 3 पत्ते लें, ठीक है, 1 पीच लें,
इतना मजे का जूस बनता है ना, मीठा मीठा। हम लोग को सुनने में लगता है वो थोड़ा कड़वा होगा ना लेकिन वो इतना मजे का, इतना मीठा बनता है ना कि वो दिन में आपको 1-2 ग्लास लाजमी लेने चाहिए। वो आप इंटरमीडिएटिंग में हैं, वो आप नॉर्मल में आप कोई भी डाइट नहीं कर रहे हो, तब भी वो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए वैसे भी बड़ी अच्छी हट चुके हैं। हमारे घरों में सब्जियां ग्रीन रंग की पकती ही नहीं है, बच्चे नहीं खाते, बच्चे कहते बड़े नहीं खाते, बड़े कहते हमारे बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए ये है कि सब्ज रंग की जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें। सब्ज रंग का सेब है, ठीक है, पालक है, और इसके अलावा करेले का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है। अब ज्यादा उसको अगर नहीं पीना चाहते हो, लाइक कि आपको वो थोड़ा तीखा लग रहा है, तो आप उसके अंदर कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो। आप उसके अंदर एप्पल ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर पीच ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हो। आपके टेस्ट वो डिफरेंट, मतलब आपके टेस्ट के मुताबिक आप उसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, अगर दोपहर में लंच अगर करना है, सुबह नाश्ता हमने कर लिया है, लंच में फिर क्या खाना चाहिए? अपने उसको पॉइंट ऑफ मतलब दिमाग में रखते हुए कि हम फास्टिंग पे भी और हमने खाना भी है। बहुत से लोग कहते हैं हम लोग सिर्फ सैलड्स खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर करना। बिल्कुल ऐसे ही वो ये होता है कि आपने जो फास्टिंग के दौरान तो आप लिक्विड पे रहते हो, जब आप मतलब इन 7 आवर्स के अंदर आप खाते हो तो आप ज़्यादा फ्रूट का इनटेक करते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसके साथ आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स भी मैनेज होने चाहिए ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले बताऊँ, इंटरमीडिएटिंग आपने टोटल फास्ट बेस करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ बैलेंस्ड मील के साथ करनी है, जैसे भी करनी है 21 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या वजह है? इसकी वजह कि फिर आपकी बॉडी डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाती है ना। 21 दिन जो होते हैं मोर देन इनफ। लेकिन इसका कह लें कि फर्क कैसे, कब से शुरू हो जाता है? ये वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। अगर आपका वेट बिल्कुल हुआ पड़ा स्टाक, आपने खुद से यूट्यूब की वीडियोस देखते कि अपना वेट कम किया हुआ है, लाइक हर बंदे का एक अपना कैलिबर होता है, हर बंदे की अपनी बॉडी की नीड्स होती हैं, ठीक है। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। तो अगर आपने, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर करूँ, हम लोग कहते हैं कोई टोटका बता दो हमारा वेट कम हो जाए, वेट कम टोटका बता दो, वेट कम होना। टोटका भी तब काम करता है अगर आप डाइटिंग पे हो। अगर आप सुबह निहारी खा रहे हो, आप शाम में वो लेकिन क्या इससे डॉक्टर समरा वाकई वेट कम होता है या सिर्फ ये बातें ही बनी हुई हैं? वेट कम इससे होता है, इससे वेट कम होता है, बट इससे 21 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करना फिर थोड़ा हार्मफुल है। अच्छा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा डेफिसिट, क्योंकि आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप प्रॉपर आपका फैट प्रोटीन का इतना ज्यादा नहीं है, तो फिर 21 दिन मोर देन इनफ। नॉर्मली 1 वीक के बाद, 7 दिन के बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप प्रॉपर उस फॉर्म में रह के डाइट करते हो। बीच में अगर आप चीट नहीं करते हो तो विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कि 21 दिन के बाद आप फिर बैलेंस डाइट पे आ जाओ। अच्छा। फिर 5, 7, 10 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट कर दो। 21 दिन हम लोगों ने लगातार इतनी अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग की और 21 दिन के बाद फिर जो दिल कर रहा है हमने खा लिया। ऐसे नहीं करना ना, आपने 21 इंटरमीडिएट फास्टिंग करके फिर थोड़ा सा बैलेंस डाइट की तरफ आना है, प्रॉपर मील्स लेने हैं, बट आपने ख्याल रखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। आपने बाहर का फास्ट फूड का इतना यूज़ नहीं करना है, ठीक है। घर में आपने घी में पकी हुई चीज़ नहीं खानी, ऑयल इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके। प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन सोर्स के लिए हमें फिर क्या खाना चाहिए? वही प्रोटीन सोर्स ही मैं लंच में आपको दे रही हूँ। उसमें आपने क्या करना है, दाल का सूप। अच्छा, दाल का सूप जो होता है ना, जैसे हमारे घर में होती है मूंग की दाल, मसूर की दाल, जी। इसको तड़का लगाने से पहले वाली जो दाल है वो दाल का सूप है। ओके। वो आपने जो 21 दिन है या 15 डेज आपने दोपहर में 1 बाउल वो पीना है। अच्छा। साथ में आप इसकी फ्रूट सैलेड खाना चाहें तो आपकी मर्जी है। ओके। इसके साथ आप अगर आप एक रोटी भी खाना चाहो तो आप खा सकते हो। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग में अक्सर रोटी को लोग बंद करवा देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एटलीस्ट 2 रोटी तो 24 घंटों में अलाउ करनी चाहिए ना। टोटल कार्बोहाइड्रेट को आप एक्सक्लूड कर दोगे तो कैसे गुजारा? तो फायदा ही नहीं है, फिर आप वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। और डिनर में फिर क्या खाना चाहिए? डिनर में ये है कि आपका जो है ना, आपने उस टाइम पे आपने ऐसी सिलेक्शन करनी है कि जो चीज़ आपके घर में पकी हुई है, अब वो भी तो किसी ना किसी ने खाना है ना, जरूरी थोड़ी है कि जो आपके लिए जी आपकी अम्मियाँ सारे मील अब अलग से बनाए, अब वो किसने खाना? अब घर वालों से जूते थोड़ी खाने के, अब भाई डाइटिंग कर रहे थे, अब मैं ये बना के दो, मैं वो बना के दो। अब जो भी घर में बना हुआ है आप उसको खाओ, बट एक पोर्शन साइज में। 2 से 3 चम्मच आपके सालन के, ओके, 1 रोटी,
अच्छा, अब खा सकते हो, कोई मसला नहीं। मतलब अगर दोपहर में भी रोटी खाई तो दोबारा रोटी खा सकते हैं। और अब क्या चावल खा सकते हैं? ये सारी चीजों में चावल अब खा सकते हो, उसको आपने पहले इस तरह बॉईल करना है, बॉईल करके उसका जो पानी है वो निकाल देना है, फिर उन चावलों को दोबारा से आपने वॉश करना है और फिर आप उसको लाइक एक छोटा बाउल आप उसको दाल के साथ खा सकते हो। या वैसे कोशिश करें कि अगर आप इंटरमीडिएटिंग कर ही रहे हैं, इतना आपने अपने आप को कर लिया कि मैंने अब करनी है, तो चावल से थोड़ा सा परहेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप खा भी लें तो इट्स नॉट अ बिग डील। 20 डेज में 21 डेज में 2 से 3 से ज़्यादा 2-3 दफ़ा से ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। और कौन सी चीज़ें जो है वो इस फास्टिंग के दौरान जो है वो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, उससे हमें आपने फास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, ओके, आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेनी, या फ्रूट अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप फ्रेश फ्रूट्स लें, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है आपने कोई भी मीठा नहीं लेना, आइसक्रीम, केक्स और पेस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है। इसके अलावा आपने घी में बनी हुई चीज़ कोई नहीं खानी, बाहर के खाने से थोड़ी देर डेज में अपने परहेज़ करने हैं। बाकी आपका जो भी दिल करता है, इसमें ये नहीं है कि भाई आपने ख्वाहिशात को मार लेना है, या आपका सामने कोई चीज़ पड़ी है आपको खाने को दिल कर रहा है तो अब आप क्या करो। अगर आपका कंट्रोल लेवल है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो इसमें बेहतर है कि आप सिर्फ उसको चख लो, अच्छा, ताकि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो थोड़ी सी सोसाइटी लेवल आपका पूरा हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप उसको जो भी आपके सामने पड़ा हुआ आप उसको चख लो, अगर आपको लगता है कि आप उसको खा के आपको लगेगा कि अच्छा बस। अच्छा, इस दौरान ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अभी हम डिनर तक पहुंचे हैं, अभी मिड नाइट पड़ा है। अच्छा मिड नाइट में ये है कि जो उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने नाश्ते में भी आपको आलमंड्स दिए थे। अब ये है कि अब जब आपका फास्टिंग टाइम जो स्टार्ट हो रहा है ना रात को 7 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, उस टाइम भी आप अपना ड्राई फ्रूट का इंटेक कर सकते हो। अच्छा, उसमें ये है कि आप लोग जस्ट 2 से 3 पीसेस किसी भी चीज़ के, बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं, आप 2 से 3 पीसेस आप उसको खा सकते हो। बाकी ये कि दिन में आपने नाश्ते के साथ जो मैंने आपको दिए हैं, बाकी जो आपने पालक का या कोई भी वेजिटेबल का जूस बनाना है उसके अंदर आप 2 से 3 बादाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो है आप इसके थ्रू भी अपनी जो क्रेविंग्स हैं खास तौर पर उनको कम कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर एक वो मील बताया है जो कि इंटरमीडिएटिंग में भी आएगा और आपकी बॉडी को डेफिशिएंट भी होने नहीं देगा। वैसे जो नॉर्मली हमारी इंटरमीडिएटिंग चलती है वो टोटली 16 आवर्स आपकी फास्टिंग होती है, उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट डाइट पे रहना होता है। आपके मेजर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपके से छूट जाते हैं और आप सिर्फ न्यूट्रिएंट बेस्ड लाइक मल्टी जो होते हैं विटामिन, मिनरल, आप इस पे शिफ्ट हो जाते हो। बट ठीक है, अब हमने ओवरऑल बैलेंस डाइट के तौर पे इंटरमीडिएटिंग को लेके चलना है, तो एक प्रॉपर एक स्केड्यूल्ड मील मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने बैलेंस डाइट और पोर्शन को दोनों तरह वर्क कर सकता है। अगर आप एग्जैक्ट जो है इंटरमीडिएटिंग करें फास्टिंग करके और वो करके, तभी भी आपका वेट कम होगा, लेकिन वो भी 21 दिन के बाद आपने उसको एक्सीड नहीं करना, आपने फिर बैलेंस डाइट पे आ जाना है। फिर बैलेंस डाइट करनी है, ये नहीं करना कि फिर दिल भर के और जी भर कर आप लोगों ने खाना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर समरा साबिर क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपना वजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। और जनाब, आजकल का जो मौसम है, कभी बादल बरसना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह बारिश बाहर हो रही है, और कभी मौसम में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो पेट के मसाइल इस हवाले से बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इन पेट के मसाइल से किस तरह जनाब छुटकारा हासिल किया जा सकता है थ्रू योगा, तो इस हवाले से हमें योगी नईम साहब आज बताने वाले हैं, और क्या टिप्स हैं उनके पास वो जानने के लिए उनकी तरफ हमें चलना पड़ेगा। तो योगी साहब की तरफ चलते हैं और आज की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब, बताइए हमें। जी बहन, आज जो है वो पेट के अमराज पे बात करेंगे। कब्ज़ हो या आपका खाना हज़म नहीं हो पाता और आंतें जो हैं वो आपकी सही तरह काम नहीं कर पाती, उसकी क्या वजूहात हैं और योगा से हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ी जो है वो गलतुल आम चीज़ है, हम अपने दांतों का काम आंतों से लेते हैं। दांतों का काम जब तक आंतों से लेते रहेंगे तो आंतें कैसे काम अच्छा करेंगी। दांतों का काम दांतों से लेना है। मसलन खाना चबा के खाना है, हम खाना चबा के नहीं खाते, हम खाने को, लुकमे को
मैक्सिमम जो है वो 2 से 4 दफ़ा चबाते हैं और निगल लेते हैं। अगर हम एक लुकमे को कम से कम 20 दफ़ा चबाएंगे तो हमारी आंतें ख़राब नहीं होंगी। ये सबसे पहला जो है वो लेसन है। अगर इंसान अपने सिर्फ दांतों को सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आंतें बेहतर रहना शुरू हो जाएंगी। दांत और आंत बहुत आपस में मिलते हैं, तो दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। अब दूसरा आते हैं प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, ब्रीदिंग कौन सी कर सकते हैं, मुद्रा कौन सा कर सकते हैं और पोस्चर कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। अगर आपने पेट को साफ़ करना है तो ब्रीदिंग कौन सी करनी है, उसके लिए आपको सिंपल योगिक प्राण करना है। डायाफ्रामेटिक नाभि प्राण कहते हैं इसको अगर आप सर्च करेंगे तो नाभि प्राण के नाम से योग की संस्कृत ज़ुबान में लफ्ज़ है, और अगर आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। उसका करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी भी जगह बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं, आप ज़मीन पे बैठ जाएं, आप चटाई पे बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं, ग्राउंड में चले जाएं तो और अच्छा है, ग्रीनरी हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब भी आप सांस निकालते हैं तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फुजला होता है, गंदगी होती है, आपके अंदर जो सफाई नहीं हो पाती। अल्लाह ताला ने जो है वो जिस्म के सफाई के ज़राए बनाए हैं। एक ज़रिया है आपका पसीना, आपको पसीना आता है तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो आप एक्सरसाइज करें तो फिर ही वो पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स खारिज होते हैं। और एक फुजला खारिज होता है, यूरिन खारिज होता है। और इसी तरह ही आपका जो चौथा ज़रिया है वो सांस है, वो जो 24 घंटे चलता है। इसको अल्लाह ताला ने 24 घंटे चलाया हुआ है। हम सांस के ऊपर फोकस ही नहीं करते, ना लेने पे ना निकालने पे। हम में से जितने लोग हैं वो कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस लें। भाई लंबा सांस कैसे अंदर जाएगा जब तक आप खाली नहीं करेंगे। किसी बर्तन में पहले से कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसमें नई चीज़ तो नहीं डाली जा सकती। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको नाभि प्राण कहते हैं। इसमें सबसे पहले सांस को बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है। नाक के ज़रिए खारिज कीजिएगा, मुंह के ज़रिए मत कीजिएगा। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस निकालते हैं उनके मुंह में गर्मी दाने बहुत बनते हैं, जो छाले मुंह में अक्सर लोगों के बन जाते हैं, वक्त से पहले दांत गिर जाएंगे। तो याद रखिए कि सांस को जब भी आपने खारिज करना है नाक के ज़रिए करना है, ले आप मुंह के ज़रिए सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन मुंह के ज़रिए आपके अंदर चली जाएगी। लेकिन खारिज करते हुए आपके गंदगी निकलती है, उसको मुँह से मत निकालिएगा, वो दांतों के अंदर रह जाती है, मुँह के अंदर रह जाती है। तो नाक से खारिज करेंगे। अब आप सांस को खारिज करेंगे और पेट को हरकत में लेके आएंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा सांस लेते हुए? वो सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, सीना नहीं हिलता। और हमारा सीना क्यों हिलता है? जब हम किसी को बोलते हैं लंबा सांस लो, वो करता है सीने को ऊपर उठाता है। इससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये लंबा सांस नहीं है, ये आपने आधे अपने फेफड़े दबा दिए पसलियों के ज़रिए, आपके रिब्स ने आपके नीचे लंग्स की तह को दबा दिया। तो ये डीप ब्रीदिंग तो किसी तरफ से नहीं हो रही। आपने अगर डीप ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेट को फुलाना होगा, सीने को रिलैक्स करना होगा ताकि लंग्स की जो नीचे तह है वहाँ तक आपका ऑक्सीजन लेवल पहुँच सके, जो कि नेचुरल है। मैं बच्चे की मिसाल इसलिए दे रहा था कि छोटे बच्चे को आप देखें तो वो नई मशीन दुनिया में आती है, वो सही चल रही होती है। ये सांस हमारा ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह यह है कि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जैसे जैसे दिमाग आउट होगा वैसे वैसे सांस ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे आपका दिमाग खाली होगा, सोचें ख़त्म होंगी, आपका सांस नीचे पेट तक चला जाएगा। मतलब पेट से हरकत होना शुरू हो जाएगी। सांस तो लंग्स में जाएगा लेकिन पेट हिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी गहरी नींद में सोए हुए इंसान को देखें तो उसका पेट हिल रहा होता है। जब वो लंबी सांसें चल रही होती है उसकी ऑटोमेटिक उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग खाली हो गया, वो सो रहा है, गहरी नींद में पहुंच गया है, उसके दिमाग में कोई फाइल नहीं खुली हुई। तो आज हम जो है वो नाभि प्राण को सीखेंगे। लंबा सांस लिया, आप पेट को दबाते हुए शुरू में आप हाथ रख सकते हैं, सांस निकालें। जब आप पूरा पेट को दबाएंगे तो आपको लंबा सांस खुद ब खुद आएगा, लेना नहीं पड़ेगा। सांस आपने पेट को हल्का हाथ से दबाते हुए निकालना है। अच्छा, इस ब्रीदिंग को अगर लेट के करें, लेग्स फोल्ड करके, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। ऐसे लेट जाएं और हाथ यहाँ पे रख लें, लंबा सांस लें। अब सांस निकालते हुए पेट को नीचे दबाएं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इससे ग्रेविटी खींचती है नीचे, पेट खुद ब खुद नीचे जाता है। एक तो ये कर लें, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके पेट के अमराज को कम करने के लिए। मुद्रा कौन सा करेंगे? अगर आपको पेट में किसी किस्म के मसाइल हैं, गड़बड़ है, गैसेस हो जाती हैं,
और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, कब्ज़ रहती है, तो अपान मुद्रा बनाएं। दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। किसी भी जगह पे बैठ के या लेट के 15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा आप बनाएं और इससे जो है वो आपको स्टूल पास होगा ईजीली। और इसको आप हाजत के वक्त भी कर सकते हैं, उस वक्त ये बड़ा बेहतरीन काम करता है। और अब प्रेशर पॉइंट की तरफ आते हैं। प्रेशर पॉइंट आपकी जो हथेली है ये आपके पेट है, लेफ़्ट हैंड के ऊपर। अगर आप ये शहादत की उंगली बिल्कुल लाइन में आएँ और ये एज लाइन के ऊपर आ जाएं, एज लाइन के ऊपर यहाँ पे आप दबाएंगे तो यहाँ पेन फील होगी, पेन फील होगी। तो ये पेन नहीं होनी चाहिए। आपने इसको दबाना है इस तरफ से, ऐसे नहीं दबाना। हाथ को इस तरफ से डालें और यहाँ दबाएं। और ये दबा दबा के 5 मिनट आप इसको दर्द को ख़त्म करें। 5 मिनट इसको दबाएं, बार बार दबाएं। इससे आपके आंतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी आंत के प्रेशर पॉइंट हैं। और अगर आपने जो है वो करना है, उसको कब्ज़ को ख़त्म करना है, तो फिर आप ये बड़ी उंगली जो है इसके जोड़ के ऊपर दबाएंगे, जोड़ के ऊपर, जोड़ की तरफ। ये बड़ी उंगली इसके जोड़ की तरफ दबाएंगे, जोड़ के ऊपर। ऐसे दबाएंगे। और अगर अपने पैरों की जो सेंटर के ये पॉइंट हैं इसके ऊपर आप मसाज करें। ये सेंटर में जो कर्व है, कर्व के अंदर आप कोई भी ऑयल लगा के ऐसे मसाज करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आपका पेट सॉफ्ट हो जाएगा। आपके पेट में अगर सख्ती रहती है, कब्ज़ रहती है, बहुत ज़्यादा पेट टाइट होता है, तनाव का शिकार है, तो आप यहाँ पे ऑयल से ख़ुद भी मसाज कर सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं। कोई भी लोशन लगा लें या कोई भी आप जो है वो किसी किस्म का तेल लगा के इसको जो है सॉफ्ट करते हुए अपने पैरों की तलवों को आप मसाज करेंगे तो आपका पेट सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये चंद जो है वो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ले आएँ तो बग़ैर किसी मेडिसिन के आप जो है वो अपने पेट को बेहतर रख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगला इसका जो पार्ट है वो हम दूसरे किसी प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। और जनाब योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की योगा टिप्स उन्होंने हमें दी है कि जनाब पेट के मसाइल जो दरपेश होते हैं उस हवाले से किस तरह आप उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, कौन कौन से टिप्स उन्हें करनी चाहिए, और बहुत से लोगों का खाना हज़म नहीं होता है, हाजमे का मसला भी होता है, तो उस हवाले से भी उन्होंने हमें डिटेल में बताया है। कुछ बात कर लेते हैं करियर काउंसलिंग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो तालीमी शोबा है उस हवाले से कोई भी ढकी छुपी जो चीज़ है वो हमारे सामने नहीं है। किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की तालीमी जो सरगर्मियां हैं वो होती हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि जैसे ही बच्चे इंटरमीडिएट यहाँ पर जो मैट्रिक है वो पास करते हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए उन्हें कहा जाता है कि जनाब हमने बाहर जाना है पढ़ने। हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल का जो असासा है वो बाहर चला जाता है, वहाँ पे हायर स्टडीज़ जो है वो करता है, फिर सर्व भी वहाँ पर कर रहा होता है। तो ब्रेन ड्रेन का मसला यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। जो तरबियत है स्टूडेंट्स की उसको मद्देनज़र रखते हुए जो करियर काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि तालिब इल्म का ये हाल है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने का वक्त आ जाता है ना, मगर उसे ये तक नहीं समझ आती है कि उसने मुस्तकबिल में कौन सा करियर अपनाना है। और यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं जो उनकी पर्सनालिटी टाइप के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, और यही वजह है कि ऐसे लोग बहुत ही कम कामयाबी समेट पाते हैं और ज़िंदगी में भी नाखुश रहते हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुआशरे में पाए जाने वाले चंद रुझानात की वजह से वालिदैन और बच्चों की नफ्सियात कई पेचीदगियों का शिकार बनती जा रही हैं। या तो सबके सब डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या उन्हें अपना मुस्तकबिल सिर्फ इंजीनियरिंग में ही रोशन नज़र आता है, और अगर वो इन शोबों से मुतल्लिक इदारों में ना दाखिला ले सके तो डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो असातिज़ा तो इस एतबार से गैर मयारी किरदार अदा कर ही रहे हैं, मगर वालिदैन भी इस अमल में अपनी कम इल्मी की वजह से बच्चों पर जुल्म करते हुए नज़र आते हैं। मतलब जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है, जिस शोबे में, जिस फील्ड में, उसमें उनकी दिलचस्पी या उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उन्हें वहाँ पर दाखिला नहीं करवाया जाता है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जनाब करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, बच्चों का इंटरेस्ट लेवल देखना कितना ज़रूरी है, वालिदैन और असातिज़ा का इसमें क्या किरदार है। इस हवाले से आज हमने बात करनी है।
हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो हमारी इन तमाम तर प्रॉब्लम्स पर रोशनी डालेंगे और हमें सॉल्यूशंस भी देंगे। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़हूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीन फैकल्टी ऑफ अप्लाइड एंड हेल्थ साइंसेज है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। और नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको बताऊँ तो जनाब ये फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छा इसको जो है ना टॉपिक चुना आज। थैंक यू सो मच सर। और इनके साथ आयशा मसूद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि हैं ग्रुप डायरेक्टर हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की एफएम सिस्टम की। आयशा साहिबा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, करियर काउंसलिंग कितना ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग का शोबा, और इसको किस तरह फ़रोग दिया जा सकता है? जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें करियर काउंसलिंग की इस वक्त पाकिस्तान में इंतहा दर्जे की ज़रूरत है, जिसमें हमें टीचर्स को, हमारे एकेडेमिया को, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि करियर काउंसलिंग बच्चों को आगे प्रमोट करने के लिए, उनके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, और उसको सिवाय इसके कि उनको सिर्फ हम ये बताएं कि जी आपने जो है ना वो बाहर जाना है, ब्रेन ड्रेन होना है, जैसे कि आपने बात करी है, तो मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस तरह से सेशन करने चाहिए कि बच्चों को पता चले कि उनका स्टेटस क्या है। जैसे आपने मैट्रिक की बात की है, हाँ जी। तो मैट्रिक के बाद एफएससी में आप देखें तो एफएससी का एक जो है ना फेलोशिप प्रोग्राम जो है, उसके बाद उनको जो है ना वो डिग्री प्रोफेशनल को अडॉप्ट करना होता है। और उसमें प्रोफेशनल को अडॉप्ट करने के लिए मैं उसको जिस तरह से नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि एक हायर एजुकेशन कमीशन का मंजूर शुदा और अप्रूव शुदा फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट एक इदारा है, ये नूर एफएमएस सिस्टम के अंदर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से हमने वाइट कोट प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब वाइट कोट प्रोफेशन का एक जो स्लोगन है, आप अगर देखें तो ये पहले पाकिस्तान में बहुत कहीं भी इसका जो है ना वो इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए जो है ना इसको स्टार्ट किया है कि लोगों को, हमारे बच्चों को ये पता चले कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ अदर वाइट कोट प्रोफेशनल जो है ना, लाइक डीपीटी, लाइक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, लाइक रेस्पिरेटरी थेरेपी, जो कि कोविड के हवाले से हमारी ये नया डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ है, या इसमें न्यूट्रिशनल साइंसेज आजकल है, या साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो कि हम ऑफर करते हैं। हाँ जी, एफएससी के बाद मजीद मतलब अगर हमने नहीं जाना है, डॉक्टर नहीं बनना है, अगर हमने इंजीनियर नहीं बनना है, तो मजीद कौन कौन सी प्रोफेशन जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, डिटेल में इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, हमने आपने कहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल की, तो दो गेस्ट बड़े ही ख़ास हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ताहिर ज़हूर साहब हैं, और आयशा मसूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बात होगी, मैं आयशा साहिबा की तरफ चलूँगी और उनसे बात करूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो नूर यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी एक्सपीरियंस के हवाले से, उसकी लेगेसी के हवाले से, उसका जो मकसद है पीछे का, उस हवाले से थोड़ा हमें बताइए। जी, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग फर्स्ट ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, पाकिस्तान की फर्स्ट एनजीओ थे। हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया एक मिडवाइफरी हॉस्पिटल के साथ, जब हमारे ओनर्स मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन साहब की वाइफ की इंतकाल हो गया था, और उसको लेके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि एक एनजीओ बनाई जाए जो फ्यूचर में लोगों को इस चीज़ में हेल्प कर सके। और वो छोटी सी एक एनजीओ, जो छोटी सी एक काविश थी, वो इतनी ग्रो की कि हम लोगों ने फिर एक मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया 2000 में, देन डेंटल कॉलेज स्टैब्लिश किया, फिर हमने एलाइड हेल्थ साइंसेस का कॉलेज स्टैब्लिश किया, और इसके बाद अब नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारी है, जो कि मल्टीपल डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। क्या बात है जनाब, वाह जी वाह। मतलब ये सिर्फ ये पाकिस्तानियों के लिए है ये, या ओवरसीज पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? जी जी, इसमें हमारे पास मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में स्पेशल कोटा रिजर्व है, जो कि हम फॉरेन और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मुख्तस किया हुआ है, और उसमें हम 15% ऑफ द सीट्स उनको एलोकेट करते हैं। और अभी हमारे पास कनाडा से, अमेरिका से, यूके से,
फिर इस साइड पे अगर आ जाए मिडल ईस्ट और सऊदी अरब वाली साइड से बहुत से पाकिस्तानी डुअल नेशनल्स जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट के तौर पे रह रहे हैं वो एडमिशन के लिए आते हैं और पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हमारी रिकग्निशन PMDC के साथ तो है ही, इसके अलावा अगर वर्ल्ड ओवर बात की जाए जो US में मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स हैं उनके साथ भी हमारी वो है रिकग्निशन है, तो जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सहूलत रहती है जब वो यहाँ से पढ़ के वापस जाते हैं। तो क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी डिग्री प्रोग्राम्स, जिस तरह मिस आयशा ने भी बताया है, डिग्री प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? और जिस तरह आप बात करते हैं कि सिर्फ डॉक्टर का शोबा ही नहीं है, इंजीनियरिंग का शोबा ही नहीं है, बाकी भी शोबाजात हैं जिनमें आप एक्सेल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें मैं पहले तो बात, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि बाहर के लोग भी आके पढ़ सकते हैं, हम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हम वी आर सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी। हम सबसे पहले जो जिस तरह से आयशा साहबा ने बताया कि मेडिकल साइंसेज में जो जिस अंदाज से ये इनिशिएटिव लिया गया हमारे ऑनर्स की तरफ से, तो उसी को सिलसिला आगे चलाते हुए हमने एजुकेशन को इस तरह से प्रमोट किया है कि हर लिहाज से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवरेज दे सकें, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द MBBS। यू नो द FSC के बाद जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम ये ऑफर करते हैं इन डिफरेंट फैकल्टी प्रोग्राम्स लाइक अप्लाइड साइंसेज में हम करते हैं न्यूट्रिशनल साइंसेज एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूट्रास्यूटिकल और आप कह लें कि फंक्शनल फूड्स के हवाले से हम जो है ना वो गाइड करते हैं, जिसमें सप्लीमेंट वगैरह ये वो, वेयर एज के न्यूट्रिशन साइंसेज में हम क्लिनिकल साइड पे जाते हैं साथ कि उसमें हम बताते हैं कि ये जो है ना ये आपके सप्लीमेंट्स इस तरह से यूज़ होंगे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे रह सकते हैं, विच इज़ द प्रिलिमिनरी यू नो रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी के जिसको डिजीज़ से बचाया जा सके थ्रू फूड। फिर उसके बाद आगे आ जाता है फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, उसमें हम ऑफर करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। आप ये देखिएगा कि इसमें कोई MBBS नहीं है, MBBS का हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑफर कर रहा है, लेकिन साइड बाय साइड हमने इन चीज़ों को प्रमोट किया विद द नेम ऑफ वाइट कोट प्रोफेशन कि इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, और फिर कह लें रेस्पिरेटरी थेरेपी और एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर और ऑप्टीमेट्री, इस तरह से ये कुछ डिग्री प्रोग्राम्स हमने रिसेंट स्टार्ट किए हैं। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा उन डिग्री प्रोग्राम्स को स्टार्ट करी है विच इज़ नीड बेस ऑफ द टाइम। जैसे कि कोविड का टाइम गुजरा है, इसके बाद हमने फ़ौरन से रेस्पिरेटरी थेरेपी को स्टार्ट कर दिया, फिर हमने एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर को स्टार्ट किया, फिर इसके अलावा कुछ और डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम आगे मज़ीद लेके आ रहे हैं, जिसमें ये OTT है, ऑपरेशन एंड थिएटर टेक्नोलॉजी। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखें माइक्रो लेवल पे जाके तो दोज आर इक्विवेलेंट टू द MBBS बिकॉज डॉक्टर ओनली डजंट वर्क के फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, बट बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, दे शुड नॉट बी डिस्करेज। उनको ये बाज़ दफ़ा जिनका मेरिट नहीं आता MBBS में वो परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे डिग्री फिर आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में देखें कि हम क्लिनिकल साइड पे जा रहे हैं और न्यूट्रिशन विद रिस्पेक्ट टू किडनीज, विद रिस्पेक्ट टू कार्डियोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज, ये तमाम स्पेशलाइजेशन हम उनको ऑफर कर रहे हैं जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप कह लें कि पर्टिकुलरली कोविड के रेफरेंस के बाद अच्छा ज़्यादा लोगों ने फोकस साइकोलॉजी, ओके, साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। फिर हम MBA ऑफर करते हैं, MBA हम हेल्थ MBA के हमारे वेरियस आगे बाइफर्केशंस हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन देते हैं। ठीक है, तो हम बिलीव करते हैं इन क्वालिटी सिस्टम्स पे, क्वालिटी एजुकेशन पे, कि हमारा सिर्फ नेशनल नहीं, वी आर सर्विंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी आल्सो। सो एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है। एग्जैक्टली वैसे भी कहा जाता है ना कि जहाँ से आपको तालीम मिल रही हो आप वहाँ से तालीम हासिल करें। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के हवाले से मैं सायशा में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, किस तरह स्कॉलरशिप है, रेशो क्या है, प्रोसीजर क्या है उस चीज़ का? अच्छा, हम नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। स्कॉलरशिप की काफ़ी सारी हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, अच्छा, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जैसे अंडर प्रिविलेज के लिए स्कॉलरशिप है। हमारी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हैं और हमारे MOUs हुए हुए हैं। जो हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो स्कॉलरशिप हमारे पास बेताशा है, आप ये समझ लें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं थ्रू स्कॉलरशिप्स। तो वो अफोर्डेबिलिटी वाली चीज़ अब ख़त्म हमने कर दी है कि अगर अफोर्डेबल नहीं है तो कोई बच्चा तालीम हासिल करने से महरूम ना रहे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारे ऑप्शंस रखे हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप अभी हम
आप समझे 10 मिलियन प्लस के स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं स्टूडेंट्स को। ओके। ऑल्दो नूर यूनिवर्सिटी रिलेटिवली नई यूनिवर्सिटी है जी जी, मगर हमारी जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो अगर आप देखें तो वो बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली, मतलब कम वक्त में इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इन एडिशन टू स्कॉलरशिप हमने अभी रिसेंटली एक नया मॉडल डेवलप किया है। ओके। आपको पता है कि बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी, और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होता है। ट्रू। हमने पर्टिकुलरली एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये मॉडल डेवलप किया जो कि मजीद हम डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स में भी करेंगे। हमने कोलैबोरेशन इंडस्ट्री के साथ किया है। इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके जो मास्टर्स प्रोग्राम में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं फूड इंडस्ट्री से, अच्छा। तो फूड इंडस्ट्री को हम साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, कि उनको जो इश्यूज हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, वो साथ स्कॉलरशिप भी दें, स्कॉलरशिप भी हो, और हाँ। साथ जो है ना वो बच्चों को इन्वॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रिसर्च एंड प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद हम बच्चे को 2 साल उनके साथ एज ए एक्सटर्नल कोलैबोरेटर या मेंबर के तौर पे सुपरविजन में लेके। अच्छा, ये रिसर्च का बड़ा मसला है, खासतौर पर पाकिस्तान में देखा जाता है रिसर्च वर्क पे इतना काम नहीं हो रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं हो रहा, और इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर भागते हैं कि हम हायर स्टडीज़ बाहर जाके करें। तो रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिल्कुल रिसर्च पे, तो आई लव दैट कि रिसर्च में इतना फोकस, मैं समझता हूँ ये मेरा एक पैशन है कि रिसर्च में, बिकॉज I have been there in Washington State University and Michigan State University with respect to several my postdoctorate programs। तो सच्ची बात है, ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है। जो नॉलेज मैं बाहर से लेके आऊँ, मैं समझता हूँ हमारे पूरे पाकिस्तान में तमाम जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बाहर से नॉलेज लेके आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई उनको करना चाहिए। हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च में रिसेंटली मैंने एक चाइना के साथ प्रोजेक्ट फिनिश किया था। अच्छा। जिसमें वो प्रोबायोटिक्स और जो कि उनकी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करते हैं, मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च करते हैं वो लोग, और यही कंसेप्ट हम अब बच्चों को दे रहे हैं कि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद अब प्रेजेंटली जो मैं कर रहा हूँ वो मैं उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास बच्चे आएंगे उनको प्रैक्टिकल बेस्ड और एंटरप्रेन्योरशिप टाइप रिसर्च लेके विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन हम आगे आएँ और हम दुनिया को कम्पीट कर सकें। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पर होता ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि मार्केट में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और प्रैक्टिकल नहीं किया होता, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा होता है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है। एक तो रिसर्च वर्क पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, दूसरा कोलैबोरेट करके मार्केट में कि आपको वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करें, ताकि आपको पता हो कि आगे जाके आपने मार्केट में किस तरह सर्व करना है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ये है ना कि चूंकि हमारा अपना फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, तो हमारे बच्चे जितने भी अलाइड साइंसेज के हैं, एक तो जो है उनके साथ वो फुल्ली कोलैबोरेशन होती है प्रैक्टिकल साइड पे। ठीक है। इवन के न्यूट्रिशन प्रोग्राम में वार्ड रोटेशन अभी तक मोस्टली किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स इन सेवरल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। लेकिन हमें पता है कि कहाँ पे गैप है, मुझे पता है कि इसको कैसे आगे लेके चलना है, हम उसको गैप को फिनिश कर रहे हैं और हम अपनी क्वालिटी को आगे ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। बेशक बेशक। अच्छा आयशा, मिस आयशा, आप मुझे बताइए कि न्यू कोई प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कोई नए चीज़ें जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? अच्छा, हम लोग चूँकि हेल्थ साइंसेज में पॉइनर्स में से हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो हमारे पास 46 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके। और हमारे सारे प्रोसीजर्स और जो करिकुलम वगैरह बड़े अच्छे से ईयरली बेसिस पे रिवाइज हो रहे हैं, उनमें इनोवेशंस आ रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास अप्लाई करते हैं, तो जैसे डॉक्टर ताहिर ने भी कहा कि अगर मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, मेरिट नहीं है या बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम कोर्स ऑफरिंग है। हमारे पास एलाइट हेल्थ साइंसेज है जिसमें हमारे पास 9 प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम मैक्सिमम कोर्सेज और डिप्लोमास ऑफर कर रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तो जब बच्चा एक हमारे पास एडमिशन के लिए आता है तो उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए, उसके मेरिट को देखते हुए हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होता है, और उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती कि कोर्स ऑफर हो रहा है, बच्चे को स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है, तो वो इजीली एडजस्ट हो जाता है किसी ना किसी प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू हिज एप्टीट्यूड या अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल जो भी उसकी है। और तो ये इसमें आप देखें ना कि इस नए डिग्री प्रोग्राम्स का मैं आशा इसमें ऐड करना चाहूँगा। ये अब यूनिवर्सिटी को जब से बनी है ना, जो भी प्रोग्राम हम ला रहे हैं वो नीड बेस पे हैं, जिसकी पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दी जा सकती हैं कम्युनिटी को ना।
जैसे मैंने अभी कोट किया आपको, हमारे फर्दर हम इसमें लाएंगे, डी फॉर्म को लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, ये प्रोसेस में है। इसके अलावा हम कंप्यूटर साइंसेस को लाएंगे, एआई को लेके आएंगे। इसमें ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, चूँकि अलाइड हेल्थ के साथ साथ जो है ना इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो डेफिनेटली हम वो पैकेज पूरे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, वो कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है ना हमें। अगर हमने बीट करना है, अगर हमने बाकी लोगों को बीट करना है, तो फिर हमें वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा मैं साशा, जिस अभी तो यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल से क्लोज हैं क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, सेमेस्टर ब्रेक भी चल रहा है हर जगह, तो दाखिले कब तक खुलेंगे, कब तक जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें? जी मैं आपको एडमिशन का थोड़ा सा बता दूं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है हमारे। अच्छा ठीक है, क्योंकि बच्चे के एफएससी के एग्जाम्स हो गए हैं, ए लेवल्स के एग्जाम्स हो गए हैं, तो एफएससी और ए लेवल का स्टूडेंट अप्लाई करता है यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो एग्जाम्स होते ही हमारे एडमिशन्स ओपन है, बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा टिल सितंबर। उस तक बाय दैट टाइम उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अभी प्रोविजनल एडमिशन मिल रहा है स्टूडेंट्स को। मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आप बताइए, मतलब अब अगर देखा जाए तो जो अलुमनाइज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी चीज़ों को? जी पहली बात तो ये है कि देखें हमने एक ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि हमारे मैक्सिमम जो अलुमनाई है ना, मेजर उसमें जो है ना वो हम खुद ही अपॉइंट कर लेते हैं। हमारे पास इतनी डिमांड जा रही है बिकॉज ये ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है ना, तो इसमें हमारे एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को अपने साथ अटैच करते जा रहे हैं, और वो फिर अलुमनाई के तौर पे जब आते हैं, एक तो पहले हम उनको लाइक एमटीओज टाइप यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे ड्यूरिंग स्टूडेंट ही उनको जो है ना वो ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने आपको मॉडल बताया कि अगर इंडस्ट्री के साथ कोई स्टूडेंट हमारा अटैच होगा तो वो ट्रेंड हो जाएगा, इंडस्ट्री वुड बी नोइंग अबाउट द स्टूडेंट एंड द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, फिर वो डेफिनेटली दे विल प्रेफर टू अपॉइंट दैट गाय। लेकिन इसी तरह से हम भी अपने एमटीओज या दूसरे जो इंटर्नीज हैं उनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट हम लेके आते हैं ऊपर, और यही लोग हमारे जो है ना फ्यूचर में नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों साइडों में हमारे अलाइड हेल्थ साइंसेज में अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा ये स्कैटर्ड हैं हमारे अलुमनाई। तो ये इस तरह से हम उनको मतलब वो सर्व कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और क्वालिटेटिवली कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मजीद मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो बैच फारिग होते हैं, हमारी हर बैच में यही कोशिश होती है, जिस तरह से कि लास्ट टाइम हमने डीपीटी में ये किया कि डीपीटी का जो है ना एक बहुत एक अलहदा से इसका एक फ्लैग हमारा ये प्रोग्राम है। इसमें आफ्टर ग्रेजुएशन कोविड का गैप आया था, हमने इनको स्पेशल से आफ्टर ग्रेजुएशन ऑफर्स किए हैं, ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज़ किए हैं, और उसके बाद फिर उनको मेरिट बेस हमने हाउस जॉब जो है ना वो पेड हाउस जॉब वो दिए हैं। तो इस तरह से हमारा तमाम प्रोग्राम्स में बच्चों को इस तरह से आगे लाने, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, मतलब उनका सहारा बनना है। मतलब अगर डिग्री उनकी होगी है तो उसके बाद भी उनका फीडबैक लेना है या उनका सहारा बना है कि वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, किस तरह सर्व कर रहे हैं। यही जनाब एक हमारी बहुत बड़ी, जहाँ पर हम लैक कर रहे होते हैं कि हम लोग डिग्रियाँ ले लेते हैं लेकिन सर्व करने हम बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और इस तरह के इदारों की भी ज़रूरत है जो पाकिस्तान के नौजवानों का जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखे और उनको तरक्की की राह पर गामजन भी रखे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर ज़हूर साहब मौजूद थे, आयशा मसूद साहिबा मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से, क्योंकि मूसलाधार बारिशें जारी हैं और महकमा मौसमियात की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बारिशें इसी तरह बरसने वाली हैं और मानसून का मौसम है। बहुत सी ऐसी इमारतें होती हैं जिनको मखदूश करार दिया जाता है जो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, और आज हम स्कूल्स की ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, जहाँ पर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिनको तब्दील नहीं किया गया, रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया है, उस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ आतिफ परवेज़ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। आतिफ आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आतिफ, कितनी हैं मखदूश स्कूल की इमारतें पंजाब में या ओवरऑल अगर लाहौर की बात की जाए जिनको ख़तरनाक, इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है? अगर देखें स्कूल एजुकेशन में हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मिसाइल रहे हैं, अब बात करें तो सुबह में 48,000 के करीब जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 1200 को जो गुज़िश्ता बजट में कहा गया था कि ये ख़तरनाक है, इनको तामीर नो की जानी है, लेकिन हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद
इनकी तामीर नौ का मामला जो है वो लटक गया और इनमें से कुछ 600 के करीब अभी भी बताया जा रहा है कि ये ख़तरनाक इमारतें मौजूद हैं जिनको फौरी तौर पर तामीर नौ की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आपको पता होगा पिछले साल जो सैलाब आया था, सैलाब की वजह से बहुत सारे स्कूल जो हैं वो मुतासर हुए थे, तो उनका भी अदादोशुमार देखा जाए तो ओवरऑल कोई 3000 के करीब ऐसी इमारतें इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन की हैं जिनको तामीर नौ की ज़रूरत है, या पार्शली या मुकम्मल तौर पर उनको गिरा के दोबारा से तामीर किया जाना है। अगर लाहौर की बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनमें बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब 20 अगस्त से जो है दोबारा से तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होनी है। अब ये देखें बारिशें हो रही हैं, हाँ तो इन बारिशों में भी जैसे जहाँ पर इन इमारतों के गिरने का खदशा मौजूद है, वहीं डेंगू जो वायरस है वो भी फैलता है। और अब बारिशें होती हैं, बहुत सारे स्कूल, लाहौर की बात की जाए तो वो सड़क से नीचे हैं या नशेबी इलाकों में हैं, तो वहाँ पर बड़े ग्राउंड भी हैं, पानी जो है वो बड़ी मिकदार में वहाँ पर जमा हो जाता है और कई दिन जो है पानी वहाँ पर जमा रहता है। तो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो स्कूल दोबारा तामीर होने हैं, जो ख़तरनाक जिनको करार दिया गया था, उनकी तामीर नौ के हवाले से भी काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा स्कूल एजुकेशन जो है फौरी तौर पर फ़ंड्स उनके लिए जारी नहीं करता। लाहौर के भी कुछ स्कूल हैं जिनकी कुछ ब्लॉक्स जो हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है। नहीं, फंड्स होते ही नहीं है या फंड्स का कोई मामला होता है या फंड्स मिल जाते हैं तो वो वहाँ पर यूज़ नहीं होते? देखिए, जब माली साल शुरू होता है उस वक्त तो ऐलान किया जाता है। जब गुज़िश्ता माली साल था उसमें कहा गया है कि ये 1200 स्कूल हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया था, जिनकी इमारतें जो हैं वो तामीर होनी है, तो उनके लिए फ़ंड्स रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो वो सारा मामला लटक गया। तो अब 600 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनकी कुछ ब्लॉक जो हैं वो ख़तरनाक करार दिए गए हैं, वो सीधा करार दिए गए हैं कि इनकी जो है वो तामीर नौ ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई हादसा हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो बरसात का मौसम होता है, इसमें इस तरह के वाक़यात जो हैं सामने आते हैं। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जिसके बाद दोबारा से स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे, बच्चे वहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे, क्लासेस वहाँ पर ली जाएंगी, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? हुकूमत लेगी इसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी जो है वो मुख्तलिफ महकमों पर डाल दी जाती है। एक महकमा दूसरे पे और दूसरा तीसरे पे डाल देता है कि हमने तो ये लिख के दे दिया था, हमें वक्त पर फंड नहीं मिले। फंड्स वाले कह देते हैं कि जी हमें आगे से जो मंजूरी नहीं मिली जिसकी वजह से फंड जारी नहीं हुए। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जान छुड़ाई जाती है, लेकिन जानों का ज़िया होता है, इसके साथ साथ माली नुकसान होता है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि आम आदमी के जो टैक्स से जो टैक्स पेयर है उसका पैसा खर्च हो रहा है और माली के साथ साथ जानी नुकसान जो है वो ज़्यादा जो अहम होता है। लेकिन इसको देखते नहीं है, इसके लिए कोई हिकमत अमली जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्यूचर भी आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई काम होता हुआ नजर आएगा? देखिए, हमारे ये जब भी कोई हादसा होता है तो उसके बाद काम तेज़ होता है। अच्छा, ये नहीं कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने तौर पे ही इन इमारतों को ठीक कर लिया जाए। हुकूमत और जो इदारे हैं वो हादसे का इंतज़ार करते हैं, कोई हादसा होगा, कोई जानी नुकसान होगा तो उसके बाद जो है काम तेज़ किया जाएगा। नहीं तो गुज़िश्ता कई सालों से हर साल हम यही सुनते हैं कि ये ख़तरनाक और मखदूश इमारतें हैं, इनके तामीर नौ की ज़रूरत है, इनको फौरी तौर पर जो है बेहतर कर दिया जाएगा, तामीर नौ की जाएगी, दोबारा तामीर किया जाएगा। लेकिन जो देखते हैं अमली तौर पे ऐसा कुछ नहीं होता। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी 1120 स्कूल हैं जिनमें से 3 से 4 स्कूल ऐसे हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया और उनके ब्लॉक्स जो हैं उनको खतरनाक कहा गया है कि इनकी तामीर नौ की ज़रूरत है, इनको गिराया जाए ताकि ये जो कोई हादसे से बचा जा सके। पहले ही इस हवाले से हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और लाहौर की जिस तरह आतिफ बता रहे थे कि 3 से 4 ऐसी इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है और उसी में बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी जानों का और असातिज़ा भी, बाकी अमले की भी जान का हमें ख्याल रखना चाहिए। ये वास्ट टॉपिक है, आज थोड़ी वक्त की किल्लत थी, लेकिन इस पे अगले हफ्ते में ज़रूर इन डिटेल में हम बात करेंगे। आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।